तो स्थलाकृतिक कारक जो पृथ्वी के ऊपर होते हैं, जिसमें कि पहाड़ की ऊंचाई है, पहाड़ का ढलान है, धरातल है, धरातल पर पाए जाने वाले गड्ढे हैं, नदियां हैं, झरने हैं, समुद्र हैं, ये सारे इस तरह की भौगोलिक जो आकृतियां हैं वो भी जीवों को प्रभावित करती हैं। तो उसके अंडर में हम पढ़ रहे हैं कि हमारे जो पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले जो स्थलाकृतियां हैं वो जीवों को किस तरह से प्रभावित करती हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कहते हैं अक्षांश। अक्षांश तो हमें पृथ्वी के बारे में पता होगा कि पृथ्वी एक सर्कुलर ग्रह है। यदि हम इस पृथ्वी को एक पोल से दूसरे पोल तक यदि बीच में से डिवाइड कर दें तो हम इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो इसके ऊपर 35 के आसपास जो रेखा होती है ये कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा। इसके बाद ये जो रेखा होती है वो कहलाती है मकर रेखा। ठीक है। इसके बाद ये जो होती है रेखाएं इनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी को 2 भागों में बांटा जाए। जैसे यदि हम इस तरह से बांटते हैं तो इसको 0 डिग्री कहते हैं और इसको देशांतर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस जो पोल है, इससे ऊपर वाला पोल है, इसको हम n, ये n कहलाता है और ये s कहलाता है। इसको हम नॉर्थ पोल कहेंगे और इस भाग को हम कहेंगे साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव। तो इस तरह से पृथ्वी का जो बीच वाले 2 पॉइंटों को हम जोड़ दें तो जो फर्स्ट रेखा है 0 डिग्री, इसको अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहेंगे। उसके ऊपर की तरफ ये जो रेखा है इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। इससे जो नीचे की तरफ है इसको हम मकर रेखा कहते हैं। तो ये 3 रेखाएं और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ जो काटती है इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ध्रुव, जिसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं और नीचे वाला ध्रुव है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो हम लैटिट्यूड के अंदर अक्षांश रेखाओं के मध्य में हम देखते हैं कि यहाँ से 0 से ये 90 तक और 0 से ये 90 तक 18 180 डिग्री और ऐसे भी ये 0 से 180 बराबर 360 डिग्री। एक पूरे सर्किल को हम बांटे तो 360 डिग्री में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें ये अक्षांश रेखाएं 90 नॉर्थ वाली और 90 साउथ वाली और इसी तरह से 0 से जो देशांतर रेखाएं 180। इस तरह से पूरे सर्किल को 360 डिग्री में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये पृथ्वी है जो कि अपनी घूर्णन गति करती है और परिक्रमण गति करती है। पृथ्वी की 2 गतियां पाई जाती हैं। घूर्णन गति एवं परिक्रमण गति। इसके बाद तीसरी चीज आती है वो है 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी का झुकाव ये 3 पॉइंट हैं जो पृथ्वी को जहाँ दिन रात मौसम ये बनाने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गतियां घूर्णन गति करती है पृथ्वी तो सन के यदि सामने है, सन यहाँ पर है, यदि
डे कहेंगे, और यदि ये पीछे वाला हिस्सा है तो हम उसे नाइट कहेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी के जो सामने है, पृथ्वी की सरफेस के जो सामने सूर्य की तरफ है वो उसे हम डे कहते हैं, और जो पीछे की तरफ है उसको हम नाइट कहते हैं। तो यदि हम किसी जीव का देशांतर रेखाओं का और अक्षांश रेखाओं का हमें पता है कि उस जीव की अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या है, तो हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि वो किस पॉइंट पर स्थापित है। यदि मान लो कोई जीव यहाँ पर रहता है इस जगह पर, तो हम कहेंगे कि मान लो कि ये यहाँ पर 20 है, 20 देशांतर है, और यहाँ पर ये 20 ही नॉर्थ अक्षांश है। तो मान लो 20 के ऊपर पाए जाने वाले जीव की जगह यहाँ पर है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की स्थिति पता होती है किसी जीव की, तो हम उसकी परफेक्ट पोजीशन का अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब ये परफेक्ट पोजीशन जिस जीव की जहाँ पर है, वहाँ से उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, वहाँ से समुद्र तल से उसकी नीचाई कितनी है, वो किस तरह से किस भौगोलिक कंडीशन में है, यहाँ पर धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, यहाँ पर सर्दी पड़ती है, यहाँ पर हवाएं चलती हैं, वो किस पर डिपेंड करता है, वो इस पृथ्वी पर डिपेंड करता है, जो कि ये घूर्णन गति करती है, तो रात दिन उसके परिक्रमण गति करती है। तो ये जब सन से यदि सन से ये पास में आती है तो यहाँ पर ये गर्मियाँ पड़ती हैं, लेकिन यदि ये दूर जाती है तो यहाँ पर ये सर्दियाँ हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है। उसके बाद में फिर हम कहते हैं कि जैसे सबसे बड़ा दिन हम जून में बताते हैं और सबसे छोटा दिन हम दिसंबर में बताते हैं। तो ये सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन, ये इसकी प्रोसेस है कि यहाँ पर पृथ्वी किस तरह से घूमती है, और यहाँ पर ये जो इसका झुकाव है डिग्री 23.5 डिग्री झुकाव है, उसमें पृथ्वी झुकाव लेके घूर्णन करती है। तो एक गति और प्रदर्शित होती है जिसमें क्या होता है कि ये इस ध्रुव से इस ध्रुव तक लाइट आसानी से पहुँच पाती है। तो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों तक आराम से लाइट पहुँच पाती है झुका होने के कारण। यदि झुकी नहीं होती तो यहाँ पर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर प्रकाश नहीं पहुँचता और यहाँ पर हमेशा नाइट होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे दो अक्षांश और देशांतर के बीच यदि हमें फिक्स किसी जीव का पता है तो हम उसकी एक्चुअल पोजीशन का पता लगा सकते हैं कि जीव कहाँ पर है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड या ऊंचाई। एक जीव की समुद्र तल से ऊंचाई कितने, इसे एल्टीट्यूड कहते हैं। तो लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड यदि ये दोनों पता है तो हम उस जीव की कंडीशन का पता लगा सकते हैं। लैटिट्यूड से हम पता लगा रहे हैं जैसे कि 0 डिग्री पर है कोई जीव है तो इसका मतलब यहाँ पर जो दिन और रात बराबर होते हैं, हाईएस्ट टेम्परेचर होता है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर ये जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट यहाँ पर होते हैं। उसके बाद कौन फॉरेस्ट होते हैं, कौन फॉरेस्ट के बाद में टुंड्रा वेजिटेशन होते हैं। तो ये वेजिटेशन भी डिपेंड करती है कि कौन से अक्षांश पर है और कौन से एल्टीट्यूड पर है। तो एल्टीट्यूड क्या कहलाती है कि ये समुद्र है और समुद्र से ये धरातल है और ये पहाड़ है। तो हम इसे एल्टीट्यूड कहते हैं कि जीव किसी स्पेसिफिक जगह पर है लेकिन वो इससे ऊंचाई पर कितना पर है। मान लो यदि ये इसकी समुद्र तल से ऊंचाई, ये मान लो कि यहाँ पर जीव है तो इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और उसके रहने खाने पीने पर वो सब पर प्रभावित होंगे। यदि जीव यहाँ पर है और यदि जीव यहाँ पर है तो ये इस पर जो क्लाइमेटिक इफेक्ट है वो इस पर डिफरेंट टाइप के होंगे और एक ही जाति का जीव डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी शो करेगा। ऊंचाई के साथ में यदि हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई के साथ में तापमान में परिवर्तन होता है। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है जिसे लैप्स रेट कहते हैं, जिसे लैप्स रेट
ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होती है। यदि हम यहाँ से ऊंचे गए, यहाँ तापमान ज़्यादा होगा, यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ तापमान ज़्यादा होगा, वायु दाब कम होगा। तो ये सारा इसे यदि तापमान में कमी होती है तो हम इसे लैप्स रेट कहते हैं कि क्षय दर, जो तापमान की क्षति होने वाली दर को हम लैप्स रेट कहते हैं। तो ये भी प्रभावित करते हैं किसी जीवों के, जैसे कोई पादप यहाँ पाया जाता है उसको तापमान कम मिल रहा है, तापमान कम में वो जिंदा रह सकता है, हो सकता है यहाँ पर आ जाए तो वो तापमान डिफरेंट तापमान है तो यहाँ पर वो अपना क्लाइमेटिक अनुकूलन कैसा होगा वो उसके अकॉर्डिंग अनुकूलित होगा। और यहाँ पर पाए जाते हैं जैसे कि मान लो हिमालय में पाए जाते हैं जो कोन टाइप के इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और यदि हम यहाँ देखें तो ये इस तरह के पूरे पादप पाए जाते हैं। यदि हम यहाँ देखें तो ये इस तरह की कुछ एलगी टाइप के ही जीव पाए जाते हैं जो इस तरह से समुद्र में पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंट क्लाइमेट के आधार पर भी इनका वनस्पतियों का वितरण डिफरेंट टाइप का होता है। इसके बाद में हम देखते हैं पर्वत श्रृंखलाएं एवं ढाल। तीसरा है हमारा पर्वत श्रृंखलाएं एवं ढाल। पर्वत श्रृंखलाएं एवं ढाल। तो पर्वत श्रृंखलाएं किस दिशा में है? जैसे हम देखते हैं कि हमारी पर्वत श्रृंखला हिमालय है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ फैली हुई है। और जब सर्दियों में जो साइबेरिया से हवाएं चलती है, ठंडी हवाएं आती हैं तो वो उसको रोक लेती है। इससे हमारे जो मैदानी भाग है उसमें वो ठंडी हवाएं नहीं आ पाती हैं, तो इसलिए ये हमारे के लिए बचाव का कार्य करती हैं। ऐसे ही जब गर्मियों में जब हमारे मानसून की हवाएं पश्चिमी घाट से उठकर आसाम की तरफ जाती है तो वो उसे टकराती है। टकराने के बाद में वो जो गर्म हवाएं हैं वो संघनित हो जाती है और बारिश होती है, बारिश का मौसम क्रिएट होता है। तो पर्वत श्रृंखलाएं जो किस दिशा में है ये डिपेंड करती हैं। फिर उस पर्वत श्रृंखला का ढलाव कैसा है? ढलाव का मतलब ये है, यदि एक हम सपोज करें कि यहाँ पर ये ढलाव ऐसे है और हवा चलती है ऐसे, तो इस तरफ पाई जाने वाली जो वनस्पति है और इस तरफ पाई जाने वाली वनस्पति दोनों में डिफरेंस होगा। कैसे होगा? क्योंकि इधर हवा तेज आती है तो इधर वो जो बड़े प्लांट है वो नहीं मिल पाएंगे और इधर पाएंगे। जैसे हम इंडिया का जो मैप देखें जिसमें हम इस एरिया को कहते हैं कि पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट और इसको कहते हैं पूर्वी घाट। तो जो पश्चिमी घाट है वो हाई डाइवर्सिटी एरिया कहा जाता है। हाई डाइवर्सिटी का मतलब है कि यहाँ पर जो पहाड़ है वो यहाँ पर पहाड़ी एरिया है और जैसे ही मानसून होता है वो उसे टकराता है। लेकिन पीछे वाला जो जोन है, पीछे वाली जो जोन है उसमें बारिश नहीं होती है। तो यहाँ पर तो हाई डाइवर्सिटी पाई जाती है, यहाँ पर लो डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो इसलिए पहाड़ का जो ढाल है वो भी वनस्पति पर इफेक्ट डालता है कि कौन सी वनस्पति किस तरह से डेवलप हो पाएगी। हमारा अरावली एरिया है, अरावली क्षेत्र जिसे हम हमारे राजस्थान में पाया जाता है और इसका जो दिशा है हम वो देखें तो इस अरावली में से राजस्थान मैप देखें, राजस्थान के मैप में इस तरह से देखें तो यहाँ पर ये अरावली पर्वत श्रृंखला इस तरह से पाई जाती है। जो यहाँ से आसाम की तरफ जो मानसून जाता है वो वापस इधर जाता है। तो ये समांतर क्रम में श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, इसलिए बारिश कम होती है। अदरवाइज यदि श्रृंखलाएं इस तरह से होती तो यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, इधर बारिश नहीं होती। तो पर्वत का किस दिशा में है ये उसका उस क्लाइमेट को डिसाइड करता है। पर्वत का ढलाव कैसा है, किस दिशा में है। पर्वत की ऊंचाई भी डिपेंड करती है कि वो उस पवन को, जो एक हवा चल रही है, आंधी चल रही है, उसको रोकने का काम भी करती है। यदि हिमालय नहीं होता तो हमारे यहाँ पर भी और अत्यधिक ठंड बढ़ जाती है अगर सर्दियों के दिनों में और हमारे यहाँ बर्फ जम जाती। लेकिन हमारे हिमालय होने के कारण हमारे यहाँ पर ये सर्दी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। और यदि मानसून भी उधर जाता है तो मानसून वहाँ संघनित होकर और बारिश कर देता है। तो आसाम में सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है, चेरापूंजी जिसे हम हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस कहते हैं। तो इस तरह से जो पर्वत की दिशा है, पर्वत की श्रृंखलाएं, ढलाव है, ये भी डिपेंड करते हैं
किसी जीव को ये प्रभावित करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है समुद्रों से दूरी। समुद्रों से दूरी, समुद्रों से दूरी इसका मतलब सीधा सीधा सा समुद्रों के जो पास होते हैं वहाँ पर बारिश अधिक होती है, समुद्र से जितना दूरी पर चले जाते हैं तो बारिश कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि समुद्र से जो भाप बनती है वो बारिश के रूप में जल्दी बरस जाती है। लेकिन एक बात और भी है इसमें कि समुद्रों से दूरी हम देखते हैं कि जैसे गर्मियों के दिनों में हवाएं चलती हैं धरातल से समुद्र की तरफ, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ ख़त्म होती हैं बारिश के दिनों में हवाएं चलती हैं समुद्र से और धरातल की तरफ, इसलिए बारिश हो पाती है। यदि ये हवाएं विपरीत हो तो बारिश नहीं होगी। तो इसलिए जो समुद्रों से दूरी है, अब ये हवाएं कितनी दूर तक चलेंगी, जैसे मान लो यहाँ से हवा यहाँ तक जाती है तो समुद्र से कितनी दूरी है, लेकिन यहाँ पर आके वो संगठित होती है हिमालय कांड तो बारिश होती है। लेकिन ये जो मैदानी भाग है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, यहाँ पर बारिश कम हो जाती है। तो इसलिए समुद्र से दूरी भी डिपेंड करती है मानसून कैसा होगा कैसा नहीं होगा। इसके बाद आते हैं मृदीय कारक। मृदीय कारक मृदीय कारक में हम सबसे पहले मृदा जलन पढ़ते हैं। स्थलाकृतिक कारक है, स्थल कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन जो पृथ्वी की ऊपर की जो परत होती है वो क्रस्ट कहलाती है और क्रस्ट से मिट्टी, क्रस्ट के ऊपर मिट्टी पाई जाती है और ये मिट्टी का सबसे सर्वप्रथम जन्म क्रस्ट से होता है। तो मिट्टी का जन्म कैसे होता है, इसको पेडोजेनेसिस कहते हैं। पेडोजेनेसिस कहते हैं मिट्टी का जन्म। तो ये क्या होता है, जैसे पहाड़ है, पहाड़ पर से जो पत्थर है लुढ़कते हुए आते हैं, नदियों में घुलते हैं, फिर वहाँ से वो मिट्टी एक तरह से बनती चली जाती है। तो साल में अप्रोक्स 0.05 से और 0.5 मीटर तक की मिलीमीटर की एक लेयर पूरे धरातल के ऊपर बन जाती है। इस तरह से इतनी मिट्टी बनती है कि इतना धरातल हमेशा बन जाता है। सोइल प्रोफाइल नेक्स्ट देखते हैं, मिट्टी बनना, उसके बाद में सोइल प्रोफाइल। तो मिट्टी जो बनती है इसको हम 5 भागों, मिट्टी जो बनती है उसे हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, A, B, C एंड D। A, B, C एंड D ये 4 भाग मिट्टी के बांटे गए हैं। इसमें मिट्टी डिफरेंट टाइप की होती है। तो ए भाग, ए स्तर, जैसे मिट्टी का हम देखेंगे यहाँ पर कुछ कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, मिट्टी का ए भाग जिसे टॉप सॉइल कहा जाता है, और इसी में बी से और डी तक के भाग को सब सॉइल कहा जाता है। बी, सी एंड डी इसको सब सॉइल कहा जाता है। जो मिट्टी का ऊपरी परत है उसको टॉप सॉइल कहा जाता है, जो मिट्टी का बी एंड सी एंड डी जो लेयर होते हैं उनको सब सॉइल कहा जाता है। इसके बाद हम ए स्तर को, जो ए संस्तर है, इसको हम 5 उप विभागों में बांटते हैं। इसको ए जो उप स्तर है, ए संस्तर है मिट्टी का, जैसे उप स्तर में बांटा जाता है, जैसे A00, A0, A1, A2 और A3। तो ये 1, 2, 3, 4 और 5 ये इसके उप स्तर कहलाते हैं। एक ए स्तर के जो ऊपर की मिट्टी पाई जाती है उसके 5 उप स्तर पाए जाते हैं, जिसको A00, A0, A1, 2, 3 में डिवाइड किया गया है। तो A00 वो स्तर होता है जिसमें कि ताज़ा टहनियाँ पत्तियाँ पाई जाती है ना, ताज़ा टहनियाँ
पत्तियां, लकड़ियां आदि पाई जाती हैं। तो ये भूमि की जो सबसे ऊपरी परत होती है जिसमें पत्तियां टहनियां ऐसी पड़ी रहती हैं, तो वो A00 लेयर कहलाती है। और जैसे जैसे समय बीतता है ये जो परत है वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है, मतलब इसके टुकड़े हो जाते हैं, इनके सबके टुकड़े हो जाते हैं, सूखे पत्ते हो जाते हैं, सड़ने गलने लगती हैं, है ना। तो सबसे पहले जो टहनियाँ गिरती हैं, पत्तियाँ गिरती हैं, वो धीरे धीरे सूखती हैं, डिग्रेड होती हैं और ये A0 लेयर बना लेती हैं। उसके बाद में A1 जो लेयर आती है इसके अंदर ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है, क्योंकि ये सारे डिग्रेड होके और फिर ह्यूमस बनाते हैं। तो इस लेयर को ह्यूमस वाली और अधिकतर न्यूट्रिशन वाली लेयर कहा जाता है, जिसमें मिनरल्स अधिकतम पाए जाते हैं। इसके बाद एक A2 लेयर पाई जाती है जिसको लीचिंग लेयर कहते हैं। लीचिंग लेयर जहाँ पर मिनरल्स की लीचिंग हो जाती है, नीचे निकलने लग जाते हैं, इसमें मिनरल्स कम पाए जाते हैं। और A3 लेयर को हम A और B के बीच वाली सतह कहते हैं, A एवं B को जोड़ने वाली सतह, जोड़ने वाली परत कहलाती है। तो इस तरह से A संस्तर को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। A00 भाग क्या है, जिसमें कि डायरेक्ट जैसे पेड़ पौधों से पत्तियां गिरती हैं तो वो जमीन के ऊपर गिर जाती हैं, तो उसको लेयर को A00 कहते हैं। इसके बाद ये टहनियाँ पत्तियां थोड़ा सड़ने गलने लगते हैं, तो इसको हम A0 के परत कहते हैं। और ये बिल्कुल डिग्रेड हो जाते हैं, ह्यूमस बना लेते हैं, तो हम इसको A1 परत कहते हैं, जिसमें ह्यूमस की क्वांटिटी ज़्यादा पाई जाती है। और इसके ही डिपेंड करता है कि मिट्टी का उपजाऊपन कितना है। इसके बाद में A2 लेयर में वापस से लीचिंग स्टार्ट हो जाती है, मिनरल्स हैं वो नीचे की तरफ और नीचे परतों में चले जाते हैं। A3 जो A और B को जोड़ने वाली परत कहलाती है। इसके बाद B संस्तर है, इसके बाद जो है B संस्तर B, इसको भी B1, B2 एंड B3 में डिवाइड किया गया है। B1, B2 एंड B3 में डिवाइड किया गया है। इस परत में सर्वाधिक लवण पाए जाते हैं। ये तीनों परत हैं वो कि भूरे कलर की, थोड़ा सा लाइट कलर की होती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा लवण पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से लीचिंग स्टार्ट हुई थी, तो इस परत में आके ये सारे मिनरल्स इकट्ठा हो जाते हैं और इससे ये हाईएस्ट मिनरल वाली, हाईएस्ट जो लवण वाली परत है ये कहलाती है B। इस परत में एल्यूमिनियम, लोहे आदि के जो एलिमेंट्स हैं वो आगे इकट्ठा होते हैं और एक ठोस परत के रूप में बना लेते हैं। ये सारी ग्लोरी सी रहती है ऊपर की परत, जिसमें कि हम बुआई जुताई करते हैं, इस तरह की होती है। ये धीरे धीरे ठोस होती चली जाती है, क्योंकि इसमें मिनरल्स हैं वो इकट्ठे होते चले जाते हैं। इसके बाद संस्तर C है। इसके बाद संस्तर C है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है। कैल्शियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है। तो C संस्तर है, B संस्तर के नीचे पाया जाता है, जिसके अंदर कि कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिग्रेड होते हुए जो संस्तर A है उससे A00 से A3 तक पहुंचता है। A3 पर पहुंचने के बाद में B2, 3 में आके वो इकट्ठा होने लगता है और उसके बाद में जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है, ये डिग्रेड होते हुए और एकत्रित होते हैं संस्तर C के अंदर। तो संस्तर C में कैल्शियम की एक इसको डिपोजिशन वाली हाईएस्ट रिच लेयर कहते हैं। इसके बाद संस्तर D आता है। संस्तर D एक अवशिष्ट अविघटित पदार्थों की जो एक लेयर होती है, जिसमें कि अविघटित पदार्थ पाए जाते हैं और डिपोजिट पाए जाते हैं। इस संस्तर में जो जल है वो अधिक गहराई तक रुक नहीं पाता है, क्योंकि जल है इससे नीचे वो ग्राउंड लेयर में चला जाता है। तो अतः इस लेयर तक बहुत कम पौधे होते हैं जिनकी जड़ें पहुंच पाती हैं। तो C तक कुछ पादपों की जड़ें पहुंच पाती हैं, लेकिन उसके बाद में इस लेयर में पादपों की जड़ें नहीं पहुंच पाती हैं। तो यहाँ पर ये पत्थरों वाली और बहुत ही टाइट लेयर होती है,
इस तरह से हम मिट्टी को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जिसे हम सोइल प्रोफाइलिंग कहते हैं। तो सोइल प्रोफाइलिंग में हमने देखा कि हमने सोइल को A, B, C एंड D 4 भागों में डिवाइड किया, जिसमें सोइल A है उसको हमने उप संस्तर में डिवाइड किया, जिसमें A00, A0, A1, A2 एंड A3 हैं। उसके अलावा B स्तर है, जिसको हमने 3 क्षेत्रों में 3 उप संस्तरों में डिवाइड किया, जिसमें B1, B2 एंड B3 है। इसके बाद हमने C संस्तर एंड D संस्तर। तो पेड़ पौधों की जड़ें मुख्यतया B संस्तर तक जाती हैं। B संस्तर के बाद में C संस्तर जो C लेयर होती है उसमें कुछ पौधों की जड़ें पहुंच पाती हैं, लेकिन D में पौधों की जड़ें नहीं पहुंच पाती हैं। एविगेटल का पाया जाता है इसमें। और इसमें हम देखते हैं कि C संस्तर को कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट का रिच सोर्सेज पाए जाते हैं इसमें। और जो है हमारा A1 है, जो ह्यूमस की हाईएस्ट मिनरल्स वाली लेयर कही जाती है। तो A00 जिसमें ताज़ा टहनियाँ पाई जाती हैं, जो डिग्रेड ही नहीं होती हैं, उसका डिग्रेड होने लगती है तो वो A0 कहलाती है। और 100% जिसमें हाईएस्ट ह्यूमस पाई जाती है, मिनरल्स पाए जाते हैं, वो हमारी A1 लेयर होती है। इसलिए अधिकतम उपजाऊ जो लेयर है उसको हम A1 लेयर कहते हैं, जो कि जिसमें हमारी जो वेजिटेशन है, जिसमें हम क्रॉप सिस्टम है, जिसके हम खेती करते हैं, ऐसे पादपों की जड़ें हैं वो A1 तक पाई जाती हैं। यदि हम देखते हैं कि जो A2 है, जिसमें कि बारिश के दिनों में पानी मिट्टी के अंदर गिरता है और वो धीरे धीरे पानी नीचे चला जाता है, और वो नीचे जाने के बाद उसके जो ह्यूमस के मिनरल्स थे इस लेयर को क्रॉस करके नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ये प्रोसेस लीचिंग कहलाती है। मिनरल्स का पानी के साथ घुलना और सोइल की लेयर में नीचे की तरफ चले जाना, दैट इज कॉल्ड लीचिंग। तो A2 लेयर है वो लीचिंग लेयर कहलाती है, क्योंकि इसमें मिनरल्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। इसके बाद A3 लेयर है, जिसमें कि ये मिनरल्स इकट्ठे होते चले जाते हैं, लेकिन जो B संस्तर है, A एंड B को जोड़ने का काम जो A3 उप संस्तर करता है, तो B संस्तर में मुख्यतया लवण पाए जाते हैं और उसको लवण रिच लेयर कहा जाता है। इस लेयर को भी हमने 3 उप स्तर में डिवाइड किया है, जिसमें B1, B2 एंड B3 कहा जाता है। इस लेयर के नीचे C संस्तर पाया जाता है। C संस्तर में C का मतलब हम कैल्शियम सोच सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम सल्फेट, ये मिनरल्स इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। और इस लेयर तक पौधों की जड़ें बहुत ही कम पहुंच पाती हैं। लास्ट जो संस्तर है इसका D है, जिसमें कि पौधे की जड़ें बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती हैं और वहां तक पहुंचे हुए मिनरल्स पौधे के लिए सुलभ नहीं हो पाते हैं। जब हम कोई कुआं खोदते हैं या कुछ बोरिंग करवाते हैं या फिर कोई गड्ढा करते हैं, तो हमें इस तरह की लेयर मिट्टी के अंदर दिखाई देती है। तो हमने देखा कि मिट्टी भी जीवों को प्रभावित करती है। हम बॉटनी में पढ़ रहे हैं, तो प्लांट्स के जो इफेक्ट है, प्लांट के ऊपर जो इफेक्ट डाले जाते हैं वो मिट्टी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं कि मिट्टी किस टाइप की होती है। कि हम देखते हैं कि जैसे मिट्टी की पेडियोलॉजी, जिसमें कि मिट्टी जनन कहा जाता है। मिट्टी का हर साल जनन होता है और जनन के समय में 0.05 से और 0.3 मिलीमीटर लेयर एवरी ईयर वो है जो बढ़ती चली जाती है पृथ्वी के ऊपर स्थल भाग में। ये जो लेयर है वो बढ़ती कहाँ से, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र हैं और पहाड़ी क्षेत्रों पर जैसे ही बरसात होती है तो वहाँ ये पत्थर वगैरह लुढ़कते चले जाते हैं और ये डिग्रेड होते हैं। ये डिग्रेड होना भी 3 तरह का कहा जाता है। पहला तो है कि भौगोलिक कारक, जिसमें बारिश हुई, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, उसमें पहाड़ ये पत्थर हैं जो आपस में टकराते हैं और टूट जाते हैं। तो दूसरा टाइप है जिसमें कि कुछ केमिकल्स हैं, जैसे कि एसिडिक रेन हो गई, जिसमें कोई केमिकल गिर गया तो वो डिग्रेडेशन होगा। तो ये एक केमिकल वे है जिसमें कि सोइल पार्टिकल बन सकते हैं। थर्ड वे आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि सक्सेशन स्टार्ट होने से पहले, सक्सेशन के टाइम में ये बैक्टीरिया पहले जर्मिनेट करते हैं उस पहाड़ पर, फिर धीरे धीरे उस पहाड़ की जो ऊपर की लेयर है उसको डिग्रेड करते हैं। इसके बाद में जैसे उसको पानी प्रोवाइड हो जाता है तो ये
गर्म और ठंडे की वजह से वो पहाड़ ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होने वाली जो लाइंस हैं उसमें बैक्टीरिया के बाद में एल्गी, फंगस, ये सब डेवलप होने लगते हैं, और धीरे धीरे वहाँ पर वेजिटेशन डेवलप हो जाती है, और वो पहाड़ का जो पत्थर था वो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, और जैसे ही बारिश ज़्यादा आती है और वो धीरे धीरे लुढ़कते हुए नदी में पहुँच जाता है, और वहाँ से सोइल पार्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही वो सोइल पार्टिकल पृथ्वी के ऊपर आके जैसे इस तरह की लेयर बनाते हैं, तो उसके ऊपर जो पादप की पत्तियां वगैरह, टहनियाँ वगैरह गिरती हैं, तो ये हमारी जो ऊपरी लेयर है उसको हम ए लेयर के संस्तर कहते हैं। धीरे धीरे ये पत्ते डिग्रेड होते हैं, डिग्रेड होके और ह्यूमस का निर्माण करते हैं। सोइल में ह्यूमस का निर्माण हाईएस्ट मिनरल्स वाली लेयर कहलाती है, जो कि उपजाऊ लेयर कहते हैं, जिसके कारण ही अधिक पैदावार हो सकती है। बाकी A2 लेयर है वो लीचिंग का है, इसमें हम इसको इम्पोर्टेंट कहते हैं क्योंकि इसमें ह्यूमस पाया जाता है। इसको याद रखना चाहिए कि ये A1 लेयर है, जिसमें A संस्तर का उप संस्तर A1 है, जिसमें ह्यूमस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ह्यूमस बनने की प्रोसेस इसी में होती है, मिनरल्स इसी में पाए जाते हैं। और C लेयर को भी याद रखना चाहिए क्योंकि इसमें ये कैल्शियम रिच सोर्स लेयर है, जिसमें कैल्शियम पाया जाता है। तो ये मिट्टी के जो संस्तर हैं वो भी किसी जीव को इफेक्ट डालते हैं। इसके बाद में हमारा टेक्सचर ऑफ सोइल आता है, जिसमें कि मिट्टी का टेक्सचर कैसा है। टेक्सचर मीन्स मिट्टी का आकार, मिट्टी के कणों का आकार। तो हम देखते हैं जैसे रेगिस्तान में बालू रेत पाई जाती है, हम देखते हैं कि हमारे खेतों में दोमट मिट्टी पाई जाती है। उसके अलावा गन्ने वाली, कपास वाली फसलें होती है, वहाँ पर चिकनी रेसे वाली, मतलब चिकनी मिट्टी होती है, वो और बारीक कण पाए जाते हैं। अब यदि हम इस टेक्सचर, सोइल टेक्सचर के बारे में इसकी एक्टिविटीज़ को देखें, जैसे पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी किस में ज़्यादा होती है, तो एब्जॉर्ब तो सोइल रेगिस्तान वाली करती है, लेकिन वो अपने अंदर रख नहीं पाती है, उसको एब्जॉर्ब करती है और उसको लीचिंग प्रोसेस के थ्रू वो पानी चला जाता है। दूसरा है कि दोमट मिट्टी है, वो उसको लेती भी है और धीरे धीरे छोड़ती है। चिकनी मिट्टी पानी लेती है लेकिन छोड़ती नहीं है। तो इसलिए ये भी एक क्लाइमेटिक कंडीशन क्रिएट करती हैं पौधों के लिए कि कौन कहाँ पर किस जगह पर पादप अच्छे ग्रो कर पाएंगे। इसलिए दोमट मिट्टी को अच्छा माना जाता है। दोमट मिट्टी में ही ये ह्यूमस की क्वांटिटी ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिट्टी में जो पानी है वो किस तरह से पाया जाता है। पानी की उपस्थिति के आधार पर भी मिट्टी को हम डिवाइड कर सकते हैं। और मिट्टी के अंदर पानी, जैसे बारिश हुई और मिट्टी के ऊपर पानी गिरा, मिट्टी के ऊपर पानी गिरा और बारिश होते ही वो पानी बह गया, तो इसको हम फर्स्ट कहते हैं रन ऑफ वाटर। रन ऑफ वाटर कि मिट्टी पर पानी गिरते ही और बह गया, रन ऑफ वाटर कहलाता है। इसके बाद कुछ पानी है जो जमीन में नीचे की तरफ, जमीन में नीचे की तरफ सोखता हुआ, अवशोषित होता हुआ चला जाता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर कहलाता है। इसके बाद कुछ पानी बचता है जो कि नमी प्रोवाइड करता है सॉइल को, इसको हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। कुछ पानी है, जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट की बात की, ऐसे मॉलिक्यूल्स के साथ में पानी बंधा हुआ पाया जाता है, तो अब इसे फोर्थ है केमिकल बाउंडेड वाटर कहते हैं। केमिकल बाउंडेड वाटर कहते हैं। इसके बाद लास्ट है कि कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर, इस वाटर को ही पौधे एब्जॉर्ब कर पाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में पानी काम में ले पाते हैं। तो ये 5 प्रकार का पानी है जो सॉइल के टेक्सचर पर डिपेंड करता है। मिट्टी का टेक्सचर क्या है, सॉइल पार्टिकल का आकार कैसा है, तो वो पानी को कितना अपने अंदर रख सकते हैं, कितनी देर रख सकते हैं और कितने टाइम तक उसको पौधे के लिए सुलभ करा सकते हैं। तो उसके बेस पर ही कुछ पानी ऐसा है जो रन आउट हो जाता है, रन ऑफ वाटर कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण कुछ पानी ग्राउंड वाटर, ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाता है, उसको ग्रेविटेशनल वाटर कहा जाता है। मिट्टी को नमी बनाए रखने के लिए भी कुछ पानी पाया जाता है, उसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। और कुछ केमिकल बाउंडेड फॉर्म में पानी पाया जाता है, जिसे हम केमिकल बाउंडेड वाटर कहते हैं। बचा हुआ जो पानी है वो ही पौधे के लिए सुलभ होता है, उसे हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। तो
कैपिलरी वाटर ही पौधे के लिए सुलभ होता है। तो इस तरह से मिट्टी का जो टेक्सचर पढ़ा, हमें मिट्टी का क्लासिफिकेशन पढ़ा, मिट्टी का जनन पढ़ा और मिट्टी में पानी के आधार पर उसका डिवाइडेशन पढ़ा। ये सब मिट्टी को इसलिए हम एक फैक्टर कहते हैं जो कि जीवों को इफेक्ट डालता है और उनको रहने के लिए उसके अनुकूलित कर पाता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये जो हमारे दो आकृतिक कारक हैं, इसके अलावा भी और अन्य बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैविक कारक हैं जो जीवों को किस तरह से इफेक्ट देते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।